नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता विवेक तन्खा जी। विवेक जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। विवेक जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों की बात करें तो नगरीय निकाय के चुनावों में जो पिछले करीब 3 दशकों से कांग्रेस की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ और खासकर महाकौशल में, महाकौशल की चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, तो कहीं ना कहीं उस जीत का शिल्पी आपको माना जा रहा है। क्या वजह मानते हैं कि महाकौशल, जहां से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वो इस बार उसमें सेंध लगी है? नवीन जी, महाकौशल एक बहुत दुखी स्टेज से गुजर रहा है। महाकौशल को एक फीलिंग है कि उनका कोई धनी धोरी नहीं है, उनकी कोई पूछ परख नहीं है। पूरे मंत्रिमंडल में महाकौशल का वर्चुअली जीरो रिप्रेजेंटेशन है। जबलपुर का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जैसे कि जबलपुर डजंट एग्जिस्ट। और पूरा जो एक प्रकार से जो एक मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो मध्य भारत और मालवा के तरफ ही केंद्रित है जी। पीड़ा सबको ये है महाकौशल में कि कोई भी नया प्रोजेक्ट तो आता नहीं है। जो प्री एग्जिस्टिंग हमारे ऑफिसेज हैं वो सब एक के बाद एक शिफ्ट होते जा रहे हैं और इसके लिए हम खाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही ब्लेम कर सकते हैं। जी। एक प्रकार से इंपॉर्टेंस जो एक महाकौशल को मिलना चाहिए, एक सांस्कृतिक केंद्र है, एक नर्मदा से कनेक्टेड एक एरिया है, उसमें संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को, बट वो सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। नए 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 संदर्भ में तो अब जबलपुर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो एक प्रकार से जबलपुर, मैं जब जबलपुर की बात कर रहा हूं तो मैं विंध्य क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं, मैं बुंदेलखंड की भी बात कर रहा हूं। सागर छोड़ दीजिए, सागर एक ऐसी जगह है जहां 3 मंत्री हैं, जी। वो एक राजनीतिक कारण से है। जी। तो पूरा जो एरिया साफ कर दिया इन्होंने जी। और तभी देखिए जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है। रीवा में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ आपकी। जी। आप सीधी में देखिए हम लोग जीते हैं। आप देखिए जबलपुर, नरसिंहपुर, सब तरफ हम लोग की बहुत अच्छी बढ़त हुई है। ग्वालियर चंबल में भी। नरसिंहपुर में कुछ कम है, मगर मंडला, आप उमरिया, डिंडो, आप देखिए पूरा पूरा क्षेत्र में कांग्रेस का एक वापसी एक प्रकार से हुई है। तो ये एक झलक है और ये झलक अब आगे बढ़ेगी और आगे चल के एक क्षेत्रता की भावना के साथ ये चीजें आगे और आएंगी। जी। जिस प्रकार से आप हमेशा महाकौशल के हक और हुकूक की, खासकर जबलपुर को लेकर आपका कंसर्न सभी ने देखा है। वहाँ पेटीएम का एक बड़ा कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करने की बात हो, रोजगार की दिशा में अपने आप में अभूतपूर्व कदम है, और जो वहाँ की इंडस्ट्री हैं उनको अपग्रेड करने की बात हो, एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स की डिमांड की बात हो, लगातार संघर्ष हो रहा है। तो क्या आप उस संघर्ष के बनिस्बत ये कहना चाहते हैं कि जबलपुर की आवाज़ को, महाकौशल की आवाज़ को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए? मैं कोविड काल की बात बता रहा हूं आपको। कोविड काल में भी जबलपुर के साथ पक्षपात हो रहा था। मैंने से जबलपुर मतलब पूरे महाकौशल, जो जो रेमडेसिविर आता था तो लैंड इंदौर में होता था। इंदौर के में अधिकारी लोग उसका कोटा निर्धारित करते थे। सपोज 50% अगर इंदौर में रुकता है, 50% में से जबलपुर, विंध्य, बुंदेलखंड, सब में, भोपाल, सब जगह भोपाल का अगेन कोटा अच्छा रहता था क्योंकि वो कैपिटल है। तो उस वक्त जब मैंने आवाज उठाई तो ये कोटे बढ़े क्योंकि उनको चिंता हुई कि तनखा साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जब ऑक्सीजन की बात हुई तो हम लोगों ने यही बोला कि क्यों पक्षपात करते हैं आप, जब क्या महाकौशल आपका अंग नहीं है क्या
क्या विंध्य प्रदेश आपका अंग नहीं है? क्या बुंदेलखंड आपका अंग नहीं है? तो जो एक पक्षपात की भावना है, उसके विरुद्ध मेरी आवाज ऑलवेज बुलंद रहती है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ये है ना कि मैं फिक्र नहीं करता हूं। दूसरों को राजनीति की भी चिंता होती है, अपने अपने फ्यूचर की भी चिंता होती है। मुझे ना राजनीति की चिंता होती है, ना फ्यूचर की चिंता होती है। मैं लोगों की चिंता करता हूं। अगर मेरे को कोई चीज पब्लिक के हित में दिखती है तो मैं वो बोलता हूं, मैं उस पर पीछे हटता नहीं। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस आला कमान ने पुनः भरोसा जताया है, बतौर राज्यसभा सांसद पुनः निर्वाचित हुए हैं, और चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उसके एक बहुत महत्वपूर्ण आप अंग हैं। एक बहुत अच्छा बौद्धिक लोगों का समूह होने के बाद कांग्रेस जो परफॉर्म करना चाहिए सर, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से जनता को जो कांग्रेस बोलना चाहती है वो उन तक पहुंच नहीं पाता? कहाँ गैप मानते हैं आप सर? नवीन जी, राजनीति और विश्व का ये एक परिदृश्य होता है, इसमें ऑलवेज एक एवोल्यूशन आता है। राजनीति में आप हर वक्त 100 नहीं रह सकते, कभी आपको 50 भी रहना पड़ता है, कभी 20 भी हो जाते हैं। बीजेपी का वो दिन बहुत पुराना नहीं है जब वो 2 थे, 2 एमपी थे, 2 से वो 100 हुए, 100 से 150 हुए, 150 से अब 300 हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक एक समय आता है जब लोग कुछ बातों पे बह जाते हैं, इमोशंस। अब वो मैं देख रहा हूँ वो बदल रहा है कि लोगों को अब ये महसूस हो रहा है कि खाली रिलीजन के नाम पे अगर हम बहेंगे तो डेवलपमेंट की बात कौन करेगा? क्योंकि डेवलपमेंट एक अलग एजेंडा होता है, इमोशंस ऑफ बेस्ड ऑन रिलीजन एक अलग एजेंडा होता है। अब ये दो में एक प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन आया। बीजेपी ने रिलीजन को अपना बेसिस माना, हम लोग डेवलपमेंट एजेंडा में चलते थे। उनका एक मार्केटिंग का एक एजेंडा था, उन्होंने हर चीज को बहुत अच्छे से मार्केट किया। हम लोग मार्केटिंग में बहुत पीछे थे। मुझे तो आज भी याद है कि मैं कमलनाथ जी के पास गया और जो भोपाल की 4 लेन रोड मैंने स्वीकार कराई 1 मिनट में। ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 साल। और उसमें 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे कहने से दे दिए उस रोड के लिए। फिर मैंने कमलनाथ जी से बोला कि सर एक दिन चलिए उसमें पत्थर लगा दीजिए, एक फंक्शन कर दीजिए। कहते विवेक इसकी क्या जरूरत है? मैं आपको 2010-11 की बात बता रहा हूं। तो कांग्रेस का एक प्रॉब्लम है कि कांग्रेस मार्केटिंग में विश्वास ही नहीं करती थी, क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी थी। उनको लगता था कि हमारा मार्केट तो यथावत रहेगा। अब देखिए, कल एक छोटा सा स्पाइस जेट का एक प्लेन स्टार्ट हुआ जबलपुर से कलकत्ता। खुशी की बात है, हम लोग सबने डिमांड की थी। बंगाली पॉपुलेशन है जबलपुर में बहुत बड़ी। सिंधिया जी खुद थे, मिनिस्टर फॉर स्टेट अपने जनरल साहब खुद थे, हम लोग थे, राकेश सिंह जी थे। राकेश सिंह जी ने इसमें बहुत प्रयास किया, हम लोग भी प्रयास करते थे। तो कहने का मतलब है, एक फ्लाइट स्टार्ट करने को भी उन्होंने इवेंट बनाया, और हम एक 3,000 करोड़ की रोड स्टार्ट करने को इवेंट नहीं बनाते थे। तो प्रॉब्लम कांग्रेस की ये थी कि क्या होता है, यू स्टार्ट टेकिंग पब्लिक फॉर ग्रांटेड। जब आप बहुत साल तक राज करते हो ना, तो आपको ये लगता है कि ये चीज कभी बदलेगी नहीं, लोग हमको ऐसे ही मानते रहेंगे जैसे पहले मानते थे। अब कांग्रेस वो लेसन लर्न कर रही है। जिस प्रकार से सर आपने कहा कि राजनीति, अगर आप प्राथमिकताओं की सूची देखें तो राजनीति सबसे अंतिम क्रम पर है, और वही कारण है कि जब भी कहीं प्रदेश में, देश में कहीं भी सोशल एक्टिविस्ट भी आपके साथ पहुंच जाते हैं, तमाम सामाजिक सरोकारों को लेके सामाजिक संस्थाएं पहुंच जाती हैं, निर्दलीय लोग भी पहुंच जाते हैं, फिर जाकर राजनीति आती है। और राजनीति में भी सिर्फ मुद्दे आते हैं वो जो जनहित से जुड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की जो अब नई जो एक राजनीति देख रहा हूं, इट इज नाउ अ प्रोएक्टिव राजनीति। कांग्रेस ने भी रियलाइज किया कि हमको भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा अगर हम बीजेपी से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी इन बातों में वेल ऑर्गेनाइज है। उनकी
उनकी मशीनरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो अब आप देखिए जिस प्रकार से हमने जबलपुर चुनाव लड़ा, wasn't it a better fight than बीजेपी? बीजेपी जबलपुर को बीजेपी अपना अड्डा समझती थी। बिल्कुल। उनको लगता था कि जबलपुर को तो कांग्रेस जीतेगी कैसे। वो तो कहते रहे आप खाली अपनी स्थिति इंप्रूव कर सकते हो, जीतने का तो आप जीतने का तो सवाल ही नहीं था। मगर आप देखिए हम लोगों ने किस प्रकार से वो लड़ाई लड़ी, किस तरह से हम लोगों ने सबको संगठित किया। ये लड़ाई पूरी पार्टी ने लड़ी, हमारे चारों एमएलए ने लड़ी, हमारे नेतृत्व ने लड़ी, और जिस प्रकार से हम लोगों ने एकता दिखा के अपनी बात रखी, और बार बार बीजेपी इसको नेशनल मुद्दों पे ले जाना चाह रही थी। कभी उदयपुर की बात करती थी, कभी अकोला की बात करती थी, कभी मंदिर मस्जिद की बात करती थी। हम तो कहते हैं जबलपुर की सड़क की बात करो भाई, जब स्मार्ट सिटी की बात करो, उन नालों की बात करो, सुएज की बात करो। और हुआ क्या, एक ईश्वर की, अब ये ईश्वर का ही एक परिकल्पना कहूंगा, क्या बोलूंगा, कि एक दिन पानी बरस गया जबरदस्त और पूरा जबलपुर में पानी भर गया। तो हमको कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद लोगों के घरों में जब पानी आ गया तो उनने देखा ये 25 साल का कार्यकाल जो बीजेपी का, या 35 साल का कार्यकाल ने हमको कहां ले आया है। एक और सर, वर्तमान दौर में जहां राजनीति आरोप प्रत्यारोप के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, वहां विवेक तनखा जी एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। एक ऐसा नाम विवेक तनखा के तौर पर लोग जानते हैं जो व्यक्तिगत आरोपों में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। ऐसा क्यों सर? कई बार तो मतलब बहुत तीखे भी हमले होते हैं, तब भी आप उनको बहुत सहजता से सुन के और कह देते हैं कि ये तो मुद्दा ही नहीं है। देखिए, हम राजनीति में अपनी बात रखने आए हैं, जनता की सेवा करने आए हैं, और अपनी बात के थ्रू हम दुश्मनी करने नहीं आए हैं। हम कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, हम लोग सब भारत के देशवासी हैं। ये तो एक समय की बात है कि कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई दूसरी पार्टीज में है। तो मैंने कभी राजनीति को शत्रुता के तौर से कभी नहीं देखा और ना देखना चाहूंगा। मेरा कहना है कि राजनीति एक हेल्दी फील्ड है, जहां हमारा जो जो कंपटीशन होना चाहिए कि किसके पास बेटर माइंड है फॉर पब्लिक सर्विस। आप पब्लिक तक जो पब्लिक के लिए आप जो चीजें करना चाहते हो, जो विजन रखते हो, हु हैज अ बेटर विजन, एंड और उस विजन के माध्यम से आप पब्लिक की क्या बेनिफिट्स कर सकते हो। लड़ाई इसकी होनी चाहिए, ना कि मंदिर और मस्जिद की। सर, कुछ समय से कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल नहीं रुक रहा है। पहले जैसे शुरुआत में 22 विधायक गए, फिर वो संख्या बढ़ते बढ़ते 32 हो गई। फिर एकमात्र अगर खुशखबरी देखा जाए तो फिर जो अभी नगर निगम के जो परिणाम हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक अच्छा कमबैक दिया। लेकिन उसके ठीक बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो जाती है, और फिर एक तमाम तरीके की बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। तो आपको लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, इससे आगे और नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है, चिंता का विषय तो है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमारी क्रॉस वोटिंग को हम कहेंगे बिल्कुल उस पर हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर इसको अन्यथा भी नहीं मत लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विप नहीं होती है। अच्छा, लोग इमोशनल इश्यूज में भावनाओं के साथ भी बह जाते हैं। आपको याद होगा जब मैडम पाटिल हमारी कैंडिडेट थी तो शिवसेना ने हमको वोट दिया था, जबकि वो एनडीए के पार्टनर थे। बिल्कुल ठीक। अब की एक मुर्मू जी एक ट्राइबल लीडर हैं, उन्होंने संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया है। उससे भी लोग प्रभावित थे। तो हो सकता है कि कुछ हमारे विधायकगण जो उन बातों से प्रभावित थे, उन्होंने उनको वोट दिया हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इस कांग्रेस के अंदर कोई विद्रोह हो रहा है। इट इज जस्ट अ वोट टू अ प्रेसिडेंट
जो प्रेसिडेंट बन रहा था, मतलब नंबर गेम में वो प्रेसिडेंट बन ही रही थी, जी जी सबको पता था कि अरिथमेटिक उनके पक्ष में है। जी। तो मैं इस बात को इतने सीरियसली नहीं लेता हूं, बट यस, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। जिस प्रकार से सर कई बार आप मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, लेकिन जब कुछ ठीक होता है तो आप उसको भी ठीक करते हैं, कहते हैं और ये भी कहते हैं कि इसमें ये और हो सकता था, तब आपकी आलोचना आलोचना जैसी समझ में आती है। वर्तमान दौर में विरोध सिर्फ विरोध के लिए हो गया है। अगर आपको कोई बात ठीक लगती है और आप जब उसका समर्थन करते हैं, और कोई बात जब ठीक नहीं लगती और आप उसका विरोध करते हैं, तो व्यक्ति को ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये सिर्फ गलत का विरोध करते हैं। पूरी कांग्रेस इस स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रही है। तो वो जब आपकी स्ट्रेटेजी फिर वो एक सुप्रीम कोर्ट के ख्यात अधिवक्ता के तौर पे ही सीमित रह जाती है, क्योंकि वो मुकाम आपका इतना बड़ा है कि वो पार्टी से कनेक्ट नहीं हो पाता। लोग कहते हैं अरे चूंकि वो इतने बड़े अधिवक्ता हैं, चीजों को बेहतर समझते हैं, इसलिए उनकी राय होगी। तो आपको नहीं लगता कि वर्तमान में कांग्रेस जैसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, मोदी सरकार को समर्थन मिल रहा है, तो जो मोदी सरकार की कुछ नीतियां जो ठीक हों उनका समर्थन करना चाहिए। टोटल विरोध करने से ऐसा लगता है कि सिर्फ विरोध हो रहा है, तो लोग उस विरोध से कनेक्ट नहीं हो पाते। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो जो अच्छी बात है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो गलत बात है उसका विरोध होना चाहिए। और जब पार्टी से उठकर हम लोग अपनी बात रखते हैं तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। आप उस व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से सुनेंगे जो अपने तरफ से ऑब्जेक्टिव होता है। जी अगर मैं जब उसके बाद जब मैं किसी चीज की आलोचना करूंगा तो वो लोगों को सार्वभौमिक दिखेगी, मतलब फिर लगेगा कि नहीं इसमें कोई बात है, तथ्य है। तो मैं समटाइम्स मेरे को ये फील होता है कि हमको विरोध की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वंस इन अ वे प्रशंसा भी कर देनी चाहिए। अगर आप प्रशंसा कर दोगे तो आपकी विरोध की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उससे। बिल्कुल ठीक। ये एक साइकोलॉजिकल बात है, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई नई बात है। और एट द एंड ऑफ द डे पूरा पॉलिटिकल गेम परसेप्शन का है, किसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है। आपकी बात को लोग मान रहे हैं कि दूसरे की बात को लोग मान रहे हैं। झगड़ा तो इतना ही है बिल्कुल ठीक बात। कि किसकी बात मानी जाएगी। अगर अगर मोदी जी बैंक मनी का जो डिमोनेटाइजेशन करके, जीएसटी करके, आई मीन ये दीज आर ह्यूज लैप्सेस, उनकी बहुत बड़े लैप्सेस हैं। और फार्म बिल का जो लैप्स है, ऐसे करके मैं सैकड़ों उनके लैप्स गिना सकता हूं। इतने बड़े लैप्सेस के बाद भी अगर वो स्टिल अपना वोट बैंक या वोट शेयर रिटेन कर रहे हैं, तो बिकॉज उन्होंने एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने में से वो सक्सेसफुल होते हैं। हमको वो पब्लिक परसेप्शन को मीट करना है और जी हमको पब्लिक को बताना है कि वो जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर का एक रेसिपी है, आपके अच्छे भविष्य का एक वो है, आगे ले आने का आपका एक संदेश है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको अपनी संदेश, अपनी बात इससे अच्छे से रखनी चाहिए जिससे कि पब्लिक कन्विंस हो कि एक नया युग, एक 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 नया समय की शुरुआत होगी जब ये लोग आएंगे। जी। एक नया युग और एक नया समय, ये जो दो शब्द आपने कहे हैं, कांग्रेस में एक बड़ा लंबा चिंतन मंथन का दौर चला है अभी पिछले कुछ महीनों में। आप भी उसमें लगातार शामिल हुए हैं, इसी दौरान निर्वाचन भी हुआ आपका। तो आप उस चिंतन मंथन और उस दौर में खुद भी सक्रियता से पार्टिसिपेट किया है आपने, तो कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो निश्चित रूप से गोपनीय होंगी, लेकिन चिंतन मंथन में कुछ ऐसा अपेक्षित भी निकला होगा जिससे आपको लगता होगा कि नहीं, कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं वो बलवती होंगी और कांग्रेस कमबैक करेगी बहुत अच्छे से। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब कांग्रेस मुक्त ही होना है देश, तो आपको क्या लगता है उनके इस दावे में कितना दम है? नहीं, वो तो उनकी सोच है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, और उनकी सोच से भारत तो नहीं चलेगा। भारत तो 130 करोड़ नागरिकों की सोच से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी अपना टोटल वोट बैंक भी इकट्ठा कर ले तो आज उनके पास
30% के ऊपर वो वोट बैंक नहीं है। 70% लोग आज भी उनका विरोध करते हैं या उनके साथ नहीं है। तो हमको 70% का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जीतना है, और जीतने के लिए हमको एक भावी भारत की रणनीति हमको सामने लानी पड़ेगी। मैंने ये सब बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि एक न्यू इंडिया का जो एक लैंडस्केप है हमको लाना चाहिए, मैं अपनी लीडरशिप से भी डिस्कस करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं उस सोच का हूं कि कांग्रेस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू इंडिया की बात कर सकती है, क्योंकि कोई भी इंडिया अगर इंक्लूसिव इंडिया नहीं होगा तो कभी इंडिया विल नॉट बी इंडिया। प्रॉब्लम इन देश के साथ यह है कि हम किसी को हाइव ऑफ करके, उनको अलग करके ये देश को खुशहाल नहीं रख पाएंगे। हमको रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करके सख्ती के साथ लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए एक उस युग और उस भारत का निर्माण करना है जिस भारत में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल। और दूसरा वो भारत सबकी सलाह से चले। ये नहीं है कि मैंने सोच लिया कि आज फार्म बिल आना चाहिए तो आज फार्म बिल आ जाएगा, मैंने सोच लिया कि ये अमेंडमेंट आना चाहिए तो ये अमेंडमेंट आ जाएगा। पार्लियामेंट चाहे नहीं चाहे, पार्लियामेंट में डिबेट हो नहीं हो, आप फोर्स करके इसको पास करा दो। आपने कश्मीर में क्या किया? आपने कश्मीर को तोड़ दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दी। उसके बाद आपने बोला कि कश्मीर एक साल में बिल्कुल नया कश्मीर बन जाएगा। क्या बना पाए आप कश्मीर? देखिए, जब तक लोग आपके साथ नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको स्टेक होल्डर्स को अपनाना पड़ेगा, उनको दिल से लगाना पड़ेगा। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या कश्मीर हो या तमिलनाडु हो, हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ये देश यूनाइटेड रहे और प्रॉस्परस रहे। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न सर, कि आपने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए आवाज हमेशा बुलंद की है। वर्तमान दौर में भी आपने लगातार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे माननीय चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाएं, आपने हमेशा कहा है कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं और इनमें उत्तरोत्तर सुधार और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। आपके हर बड़े भाषण में ये बात परिलक्षित हुई है। इसके पीछे का क्या कारण? जो मेरा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी शिक्षा, मेरी सोच, जो प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूं, 40 साल 45 साल जहां मैंने काम किया है, वो कानून की दुनिया का है। जो कुछ हो देश में कानून से हो जी। हम तो वो चाहते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या एक छोटा आदमी हो, हर आदमी को कानून का खौफ होना चाहिए। हर आदमी को यह लगना चाहिए that I am not bigger than law is bigger than me। बिल्कुल। अगर हम एक सिविलाइज्ड नेशन की ख्याति चाहते हैं तो हमको ये वर्ल्ड को बताना पड़ेगा कि हम कानून की दुनिया से चलते हैं, ना इंडिविजुअल लोगों की कहने से चलते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर जिस दिन ये देश ये पिक्चर देगा कि यहाँ कानून की दुनिया है ना कि इंडिविजुअल की दुनिया है, ये देश जो मोदी जी चाहते हैं, वो तो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, वो तो 10 ट्रिलियन का हो जाएगा। मगर ये तब होगा जब हम कानून की दुनिया से चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कानून की दुनिया ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है। सर, आपने तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को जिस संजीदगी और जिस साफगोई के साथ छुआ, निश्चित रूप से फिर एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग कांग्रेस के इस बौद्धिक विचार को समझने में और ग्रहण करने में सक्षम बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा जी, जिन्होंने तमाम सारे पहलुओं पर हमसे बात की। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।